तो दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ते वक्त हमने एक एज्यूम्शन किया था। वो एज्यूम्शन क्या था कि गैस जो है ये आइडियल गैस है। लेकिन कैसा आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस के बारे में भी कुछ एज्यूम्शंस हैं। ये एज्यूम्शंस हैं, ये आपको समझने हैं दोस्तों। जिसमें से पहला एज्यूम्शन क्या है, देखिए, आइडियल गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। उनको एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी मैटर दोस्तों ये एटम और मॉलिक्यूल से ही बना होता है। तो आइडियल गैस भी एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये पहला एज्यूम्शन है, ये कोई नया एज्यूम्शन नहीं है, कॉमन एज्यूम्शन है, ठीक है। सेकंड एज्यूम्शन देखिए दोस्तों, गैस मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये सपोज ये एक कंटेनर है जिसके अंदर आइडियल गैस है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादा होंगे यहाँ पे कम होंगे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। मतलब किसी एक मोमेंट पर अगर आपने इसका फोटोग्राफ बना लिया तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, रुका हुआ फोटोग्राफ है ये, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थर्ड एज्यूम्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड ओबेज न्यूटन्स लॉज, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे सॉलिड में जो है दोस्तों मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से नहीं हिलते, वैसे यहाँ पे नहीं होता, गैस में जो है मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, ओके। और यहाँ पे एक एजम्पशन करना है कि वो जो मॉलिक्यूल है ये न्यूटन के लॉज को ओबे करेंगे, ओके। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, मतलब आपने कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया तो दोस्तों ये मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम मोशन में रहेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, कोलाइड करेगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। ऐसे ये टकराते रहते हैं हमेशा और इधर उधर घूमते रहते हैं। ये थर्ड एजम्पशन। तो अगर दोस्तों ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब भी अगर आप क्यूब कंसिडर करोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कि इतना होता है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आप कंसिडर करोगे और ये वैक्यूम में कंसिडर करोगे, यहाँ पे जो हम लेबोरेटरी में क्रिएट करते हैं वैक्यूम, उसमें भी दोस्तों 10⁹ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने वॉल्यूम में, वैक्यूम में भी, जो लेबोरेटरी में हम क्रिएट करते हैं उस वैक्यूम में भी 10⁹ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जाहिर है ये एक दूसरे से टकराएंगे। तो जो भी ये दोस्तों टकराएंगे तो आपको फोर्थ यहाँ पे एज्यूम्शन करना है कि कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये 11th में आप पढ़ चुके हो, अगर ध्यान में नहीं है तो एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी, अगर कोलिजन इलास्टिक हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ बाद में, ओके। फिफ्थ एज्यूम्शन क्या है, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल। तो ये जो मॉलिक्यूल है वॉल से भी टकराएगा, तो ये मॉलिक्यूल और वॉल के बीच का जो कोलिजन है वो भी इलास्टिक होगा, मतलब वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है दोस्तों। सिक्स एज्यूम्शन क्या है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ गैस हुआ, लेकिन ये सभी मॉलिक्यूल्स को एक जगह लेने पर इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल्स है आपने एक जगह लिए तो ये इतना वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। नेक्स्ट एज्यूम्शन आपको करना है दोस्तों, इन बिटवीन टू कोलिजन्स मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पे गया, यहाँ पे कोलाइड हुआ, कोलाइड करने के बाद इसने डायरेक्शन चेंज करी, यहाँ पे आके इसको कोलाइड किया, तो ये एक कोलिजन हुआ, यहाँ पे एक कोलिजन हुआ। दो कोलिजन के बीच जो मॉलिक्यूल है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ओके, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज नहीं करता। नेक्स्ट एज्यूम्शन देखिए दोस्तों, एज्यूम्शन नंबर 8, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं है। ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के, इन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसा आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट, फ्री पाथ या फिर मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो ये फ्री पाथ क्या होता है दोस्तों, इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो यहाँ पे सपोज एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे पहले टकराता है, फिर यहाँ पे टकराता है, तो ये दो सक्सेसिव कोलिजन है, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है दोस्तों, इस डिस्टेंस को फ्री पाथ बोला जाता है। तो ये दो कोलिजन के लिए फ्री पाथ हुआ, फ्री पाथ जो है लैम्बडा से दिखाया जाता है। तो ये दो कोलिजन के लिए, ये पहला कोलिजन, ये दूसरा कोलिजन के लिए फ्री पाथ हम λ1 कंसिडर करेंगे। ये दूसरा मीन फ्री पाथ है तो इसको हम λ2 बोलेंगे। ये तीसरा मीन फ्री पाथ है, तीसरा कोलिजन, तो ये λ3 हो गया, ठीक है। तो फ्री पाथ क्या होता है, इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको फ्री पाथ बोला जाता है। तो अगर दोस्तों इनका एवरेज लिया जाए तो उसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या है, देखिए दोस्तों, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये सारे जो फ्री पाथ हैं इनका आपको एवरेज लेना है, उसी को मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, n नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, तो कितने फ्री पाथ होंगे यहाँ पे, n फ्री पाथ होंगे। पहला λ1, फिर λ2,
फिर लैम्डा 3, ऐसे करते करते लैम्डा n। तो ये इतने फ्री पाथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स n है। तो इस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों मीन फ्री पाथ, जो कि हम लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज मीन फ्री पाथ विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। दोस्तों ये जो मीन फ्री पाथ है इसका एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई n डिवाइडेड बाय v इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पे देखिए ये लैम्डा मतलब क्या है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस फॉर्मूले में n मतलब नंबर ऑफ कोलिजन है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको कहीं पर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसको आप भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, और d मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो एक मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का डायमीटर। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये यहाँ पे देखते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। देखिए ये जो फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ किस पे डिपेंड होगा, ये मीन फ्री पाथ एक डिपेंड करेगा इस मॉलिक्यूल की यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर डेंसिटी के ऊपर ये मीन फ्री पाथ डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर डेंसिटी मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखिए जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम में, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतना क्या होगा दोस्तों, फ्री पाथ छोटा होगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे ये। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर डेंसिटी उतना कम फ्री पाथ, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ऐसे साइन होना चाहिए था, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर डेंसिटी। और दोस्तों ये जो मीन फ्री पाथ है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मॉलिक्यूल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा साइज़, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल की साइज़ जितनी ज़्यादा उतना टकराने के चांसेस ज़्यादा, उतना कम फ्री पाथ होगा ना। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, जो मीन फ्री पाथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होगा। साइज़ जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा टकराएंगे, उतना जल्दी टकराएंगे, उतना फ्री पाथ क्या होगा, मीन फ्री पाथ कम होगा। तो आप बोल सकते हो कि लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। साइज़ का मतलब क्या है दोस्तों, डायमीटर। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। आपको यहाँ पे ये स्क्वायर लिखना है, साइज़ का स्क्वायर, डायमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर डेंसिटी एंड लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। इसको अगर एक इक्वेशन में लिखे तो कैसे लिखोगे, लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर डेंसिटी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू डी स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल साइन अगर आपको इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो आपको कांस्टेंट लेना होगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइडेड बाय n अपॉन v इंटू डी स्क्वायर। बताइए दोस्तों इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू पाई। ठीक है, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई, मतलब लैम्डा क्या होगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया। और ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही लिखना है, n डिवाइडेड बाय v इंटू डी स्क्वायर। तो ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v मतलब वॉल्यूम और d मतलब डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अभी तक दोस्तों हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं, हमने एक फॉर्मूला देखा दोस्तों PV इज़ इक्वल टू nRT। ये आपको पता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आपको पता है। और दोस्तों ये जो R है, R का भी फॉर्मूला आपको पता है। R क्या होता है, ये होता है एवोगैड्रोस नंबर इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों R के जगह आपने यहाँ पे देखिए NaKB पुट किया तो क्या मिलेगा आपको, PV इज़ इक्वल टू NaKB इंटू ये n लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू T, और ये n इंटू Na, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके जगह n इंटू Na की जगह आप n पुट कर सकते हो, तो PV इज़ इक्वल टू NKBT। आपको ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और PV इज़ इक्वल टू nRT। आप PV इज़ इक्वल टू nRT ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। और PV इज़ इक्वल टू n कैपिटल NKBT, ये n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये KB मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सॉल्व एग्जांपल 3.1 सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा कन्वर्जन यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। वो कन्वर्जन क्या है, देखिए दोस्तों, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब क्या होता है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, क्योंकि क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर।
1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर मतलब क्या होगा, ये इधर जाने के बाद 10⁻³ होगा, ठीक है। मिलीमीटर के बाद में आता है दोस्तों माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब कितना होता है, ये 10⁻6 मीटर। उसके बाद दोस्तों होता है नैनोमीटर, NM मतलब नैनोमीटर, ये होता है 10⁻9 मीटर जितना। और उसके बाद दोस्तों होता है पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर। ओके, तो ये कन्वर्जन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सॉरी, यहाँ पे पिकोमीटर M होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल रीड करिए, देखिए क्या दिया गया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको दिया गया है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर देखिए PV = nRT। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो टेम्परेचर है केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, ये होता है T = 0 + 273 केल्विन, मतलब ये होगा 273 केल्विन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में आपने अगर 273 ऐड किया तो आपको केल्विन में उसका मेजर मिल जाएगा, ठीक है। और प्रेशर कितना दिया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है पास्कल में, ये होता है दोस्तों 1.01 × 10⁵ पास्कल। ये आपको पता होना जरूरी है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब इतना प्रेशर। आगे बढ़िए, द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज, डायमीटर कितना है इसका नाइट्रोजन का 324 पिकोमीटर, ठीक है। 324 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर का कन्वर्जन मीटर में कैसे करना है आपको, 10⁻12 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 324 × 10⁻12 मीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्जन किया है, इसका ये केल्विन में है, ये पास्कल में है। तो फाइनल आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन फ्री पाथ, जिसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1/2 √2π इंटू वॉट n/v इंटू d²। तो आपको इसमें से क्या पता है, देखिए दोस्तों डायमीटर तो आपको पता है, ठीक है। n/v आपको नहीं पता है, लेकिन आपको प्रेशर टेम्परेचर पता है। तो यहाँ से n/v कैसे पता करोगे, तो एक और वैल्यू आपको दी जाएगी दोस्तों एग्जाम में, जो कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट की है। ये है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है। अब आपको दोस्तों लैम्बडा पता करना है। आपको n नहीं पता है, आपको v नहीं पता है, लेकिन आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV = nRT। तो एक तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर PV = n/kBT, ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखिए आपको n और v पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ये v इधर लेके आते हैं, इन kBT को इधर लेके जाते हैं। तो क्या होगा, देखिए दोस्तों n/v, ये v इधर आ गया, = P/kBT। प्रेशर आपको पता है दोस्तों 1 एटमॉस्फेरिक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट आपको दिया जाएगा, टेम्परेचर आपको पता है 273 केल्विन, ओके। तो n/v भी आपको मिल गया, तो आप यहाँ पे लैम्बडा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखिए दोस्तों 1/√2 इंटू पाई, n/v के जगह हम यहाँ पे p पुट करेंगे, P/kBT इंटू वॉट d²। अब वैल्यूज़ को आपको पुट करना है और फाइनल आंसर निकालना है लॉग टेबल का यूज़ करके। तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए दोस्तों 1/√2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 कंसिडर करनी है आपको, इंटू p, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.01 × 10⁵, ठीक है, इंटू डायमीटर स्क्वायर मतलब डायमीटर कितना है यहाँ पे 324 × 10⁻12, 324 × 10⁻12, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये kBT डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ पे kBT, तो 1 × kB कितना है दोस्तों 1.38 × 10⁻23 इंटू T, टेम्परेचर कितना है 273। तो इसको अगर आप दोस्तों सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मीन फ्री पाथ मिल जाएगा। मैंने तो सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आपके बुक में आंसर दिया गया है, देखिए दोस्तों 0.8 × 10⁻7 मीटर है, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है चेक करिए आप। और अगर ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 1 जो है 11 का चैप्टर नंबर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें 3rd और 4th वीडियो में मैंने ये लॉग टेबल सिखाया है, ठीक है। लॉग टेबल पहले आपको सीखना है, फिर आप ये कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, ओके। तो इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों प्रेशर, काइनेटिक थ्योरी में प्रेशर का क्या मतलब है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।